नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज जिसका की नाम है क्विक रिवीजन सीरीज। क्विक रिवीजन सीरीज में हम सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और इन सारे सब्जेक्ट्स में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पास्ट ईयर में आपसे पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे किसी भी प्रश्न के। क्लास क्विक रिवीजन सीरीज आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कह रही हूँ इसलिए मत सोचिएगा कि ये महत्वपूर्ण है। अभी जब आप क्लास को करेंगे तो आपको खुद ये फील होगा कि यस मैम, क्विक रिवीजन सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए भगवान का नाम लेकर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करती हूँ क्विक रिवीजन सीरीज से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे एग्जाम में और आप एग्जाम देने के बाद खुद आए आरओ का बताने के लिए कि मैम बहुत से क्वेश्चंस फंसे हमारे वहां से। ठीक है, तो खूब अच्छे से एक एक प्रश्नों को हम समझते हुए चलेंगे। उन प्रश्नों से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो पास्ट ईयर्स के जो भी प्रश्न हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही साथ अगर किसी क्वेश्चन से और भी प्रश्न बन सकते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे क्विक रिवीजन सीरीज का मेन जो टारगेट है वो ये है कम समय पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में और आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है क्लास तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए जो कि स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक बार इसका अध्ययन करिए और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ लीजिए। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है, जो पहला पॉइंट है आपका वो देखिए, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान। अब ये 2017 में आपका पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग थी, तो उस समय 116वीं थी। लेकिन अब हमें करंट डेटा से इसको अपडेट करना है। अगर हम 2023 की रैंकिंग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 112। ठीक है, याद रखिएगा 112। तो ये चीज क्लियर हो गई। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया की रैंक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 112। अब देखिए और क्या प्रश्न बन सकता है। जब हम सतत विकास की बात कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार किस रिपोर्ट में डिफाइन किया गया था। ठीक है, पहली बार इसको परिभाषित कहां पर किया गया था, तो आप याद रखेंगे ब्रंटलैंड रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है। अगर आपने अपने नोट्स में ये चीज नहीं लिखी है तो इसको लिखिए। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया और इसका जो मेन सब्जेक्ट क्या था, थीम क्या थी, वो था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, दोनों चीज याद रखिएगा क्लास, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। पूछ सकता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई कब थी, तो बताइएगा 1987 में। उसका थीम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार डिफाइन किया गया था। अब पेपर में देखा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि गोल 1 में क्या है, गोल 2 में क्या है, गोल 3 में क्या है। मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास में भी आपसे बोला था कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आज फिर आपसे कहूंगी इन गोल्स को रट डालिए, जहां पर भी नोट्स बना रहे हैं लिख लीजिए, क्योंकि मेंस में भी यहां से प्रश्न बन रहे हैं, प्रीलिम्स में भी बन रहे हैं, पीसीएस में तो 2-3 साल लगातार पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, 2019 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था, पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो देख लीजिए पहला जो गोल है वो क्या है, नो पॉवर्टी।
मैंने आपको ऐसे कहा था कि आप एक तरीके से मतलब याद कर सकते हैं एक सीक्वेंस में। गरीबी खत्म करो पहला, जब गरीबी खत्म होगी लोगों को खाना मिलेगा, लोगों को खाना मिलेगा तो गुड हेल्थ मिलेगी, खाना गया बॉडी में एनर्जी आई, हेल्थ अच्छा हुआ। अब हेल्थ अच्छा हुआ है तो उनको एक एजुकेशन प्रोवाइड करो, क्वालिटी एजुकेशन। जैसे ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, जो जेंडर इक्वालिटी है, जो भेदभाव है जेंडर में, लड़का लड़की में, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्वालिटी एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया। अब स्कूल की अगर हम बात करें, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ एक मूवी के फॉर्म में, स्कूल में स्वच्छ पानी भी चाहिए, उनको प्यास लगेगी तो पानी चाहिए और सैनिटेशन चाहिए, बाथरूम भी साफ होना। तो छठवां क्या हो गया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये पेपर में पूछा था छठवां गोल, याद रखना। फिर सातवें की बात करेंगे, क्लीन एनर्जी की बात करेंगे, पंखा वंखा भी चला लो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से। और जब ये सब चीजें होगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जो कि 8वें नंबर पे है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, इंडस्ट्री भी बड़ी बड़ी खुलेंगी, 9वें नंबर पे है। और 10वें नंबर पे है रिड्यूस इनइक्वालिटी, गरीब अमीर में जो ये भेदभाव है वो भी खत्म हो जाएगा जब सब शिक्षित होंगे, सबको अच्छा खाना मिला, सब मेहनती होंगे तो। ठीक है, 11वें में क्या है, सस्टेनेबल सिटीज की बात करेंगे। अब ग्रोथ हो रही है तो हम इसको एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ की बात करेंगे। ठीक है, 12 में क्या है, हमारे कंजप्शन, हम किस तरीके से खा रहे हैं, किस तरीके से वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, 13वां, जब ये सब चीजें आप कर लोगे तो ये जो क्लाइमेट चेंज वाली जो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट कि ग्लोबल वार्मिंग है, ये है, वो भी खत्म होने लगेगी। लाइफ बिलो द वाटर, पानी के नीचे जो जीव जंतु है वो भी सुखी से रहेंगे। लाइफ ऑन द लैंड, जो जमीन पे लोग रह रहे हैं वो भी सुखी से रहेंगे। और सब जगह 16वां जो है, पीस रहेगी, जस्टिस रहेगा। तो आपको जिस तरीके से भी याद करना है आप याद करो, एक मूवी के फॉर्म में याद करना है याद करो, लेकिन प्लीज 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 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो ये गोल्स दिए गए हैं आपको, ठीक है, उसको एकदम रट डालो। अब चलिए दूसरा देखते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल के में नमी पर। ठीक है, वायुमंडल में कितना मॉइस्चर है उस पर डिपेंड करती है। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, जनमंडल, थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे बृहद, सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो वो आपका जैव मंडल है, बायोस्फीयर है। क्यों, क्योंकि जब हम बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो हम लाइफ की बात कर रहे हैं, और लाइफ जीवन की हम बात करें। बायो, जहां पर भी शब्द आया क्लास बायो, मतलब हम लाइफ की बात कर रहे हैं। और लाइफ तो आपके जमीन पर भी है, पानी के अंदर भी है, हवा में भी है। हाँ, तो ये क्या हो गया, बायोस्फीयर सबसे बड़ा इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, फिर देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। एनजीटी के बारे में परीक्षा में कई बार पूछा गया है, वर्ष 2010 में। पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं। देखिए क्लास, एक चीज में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जब मैं पूछती हूँ इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में वो खाली जो जीवित चीजें हैं, जो जैविक घटक हैं, उनको रखते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, जब भी हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो उसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों होंगे। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं कि मेरा इन्वायरमेंट को डिफाइन करो, तो मैं कहूंगी मेरे इन्वायरमेंट में पंखा है, एसी है, लैपटॉप है, कर्टेन्स है, ठीक है, टेबल है, ये है। ठीक है, आप मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं तो वहां पे एटीएम है, कोई फूड कोर्ट है, मेट्रो है, जो ट्रेन है वो होगा। इसी तरीके से आप जब प्राकृतिक उसमें खड़े रहेंगे, नेचर में खड़े रहेंगे, तो पेड़ पौधे, पक्षी, सब जो एक व्यक्ति को घेरे हुए हैं। ठीक है, ये होता है पर्यावरण। इसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। जैविक घटक में मेरे साथ जो लोग घर में और हैं वो भी मेरे, वो जैविक घटक में आ गए, ये चीज याद रखिएगा। और जब भी हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे, तो इसमें भी आपका जैविक और अजैविक घटक होता है। ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट में होता है, लेकिन इन जैविक और अजैविक घटक के बीच में संबंध होता है, एक इंटरेक्शन होता है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, यहाँ पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो हमें चारों ओर से सामूहिक रूप से कहलाता है, घेरे हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया। अगला देखिए, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं
उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये क्या है, ये कहां पर डिफाइन किया गया है, ये बोला गया। पर्यावरण की ये डेफिनेशन किस जगह दी गई है, प्रश्न ये था। तो याद रखिएगा पर्यावरण की ये जो डेफिनेशन है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में दी गई है। ठीक है, इस तरीके से 1986 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में इन्वायरमेंट को डिफाइन किया गया है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है वो याद रखिएगा, ईपीए एक्ट कब आया था, 1986 में आया था, और वहां पर पर्यावरण को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। अब देश की प्राकृतिक पूंजी में क्या होगा, वन होगा, जल होगा, खनिज होगा, जो भी चीज हमें नेचर से मिल रही है, जिसको हम बना रहे वो प्राकृतिक पूंजी में नहीं है, जो हमें हमारा प्रकृति ये नेचर दे रहा है, ठीक है, उसको हम प्राकृतिक पूंजी में रखते हैं। चलिए, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति द्वारा वो प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अभी हमने जो बताया नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करें, जो भी हमें नेचर द्वारा प्राप्त हो रहा है। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। बताइए 1972 में कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, कौन सा समिट हुआ था, कौन सा सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था। तो याद रखिएगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1972 में हुआ था। भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वन जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया था, वो भी 1972 में आया था। ठीक है, दोनों में लिंक है। चलिए, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, मतलब यहां पर बोला गया है कहां पर है इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। तो यहाँ पे कई चक्र आपको दिए थे, तो आप याद रखिएगा सूरज की सनलाइट की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो है जल चक्र में। आपको पता है क्यों हम ये कह रहे हैं, अगर सूर्य की किरणें पानी पर नहीं पड़ेंगी तो पानी में जो बूंदे जो भाप की बनकर ऊपर आसमान में क्लाउड्स फॉर्म करती हैं और जिसकी वजह से वर्षा होती है वो नहीं होगी ना। तो भाप बनना, वाष्पीकरण जिसको हम कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, जब सूर्य की किरणें पानी की सतह को गर्म करती है और वेपर के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में वो ऊपर उठती है, और जब वो ऊपर उठती है तो ठंडा होने के बाद वो फिर बरस जाती है। तो सबसे ज्यादा सन रेज की जरूरत कहाँ होती है, जल चक्र में होती है, वाटर साइकिल में होती है। चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है, जिसको कि हम नीरी कहते हैं। ये कहां पर है, ये नागपुर में है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नीरी किसके अधीन आती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आती है। ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगला हम देखते हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर तो सब चीज आवश्यक है। जैविक विविधता का संरक्षण करना, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना। अब बायोडायवर्सिटी की बात आई है तो जल्दी से रिवाइज करो कि बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया है, 2002 में आया है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं, 22 मई को बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें दिमाग में रखते चलो। ठीक है, सतत विकास मतलब क्या है कि हम अपनी जरूरतों को, जो प्रेजेंट जनरेशन है, हम उसकी जरूरतों को इस तरीके से पूर्ण करें कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचा रहे। ठीक है, इस तरीके से ना दोहन कर दो, खत्म कर दो कि आने वाली जनरेशन के लिए ऑक्सीजन ही ना बचे। पता चला ऑक्सीजन सिलेंडर का मास्क, यहाँ पे मास्क लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर लेके वो जगह जगह घूम रहा है क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, पीने के लिए पानी ही नहीं बचा उनके लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब, सतत विकास मतलब विकास होगा, लेकिन विकास इस तरीके से करिए कि आपकी जरूरतें पूरी हो, साथ ही साथ जो आपकी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी चीजें बची रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, बायोडायवर्सिटी को कम करना, निर्धनता को हटाना, जो भी, देखिए अब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिस्कस किए आपसे। ठीक है, सारे गोल्स डिस्कस किए, तो सारे गोल्स इसके पार्ट हैं। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। कहां पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, रियो दी जेनेरियो में, ब्राजील में, 1992 में, जिसको कि हम रियो समिट भी कहते हैं। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। फिर मैं रिपीट कर रही हूं, अर्थ समिट कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, रियो दी जेनेरियो में, जिसको कि हम रियो समिट भी कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है ये कब हुआ था, 1992 में। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। वही प्रश्न के 1992 में, रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में। अगला देखिए, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रम को नया
नाम दिया गया था, क्या जो आपके जो पॉइंट्स थे, जो कार्यक्रम डिसाइड किया गया था, वो उसको क्या दिया बोला गया था, एजेंडा 21। तो यहाँ पर इस तरीके से समझिए, पेपर में पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन में आया था। तो आप याद रखेंगे 1992 के रियो दी जेनेरियो समिट में एजेंडा 21 की बात की गई थी। याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से बनेगा। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, द फ्यूचर वी वॉन्ट। द फ्यूचर वी वॉन्ट, ये भी याद रखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, द फ्यूचर वी वॉन्ट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें हैं उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। जब भी हम वायु की बात करते हैं, हम एयर की बात करते हैं। एयर जो है वो मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है, क्योंकि एयर में आपकी कई किस्म की गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसी वजह से हम उसको मिक्सचर कहते हैं। अगला देखते हैं, वायु एक मिश्रण है, हमने डिस्कस कर लिया है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। कहाँ, गैसेस कहाँ पे हैं, एटमॉस्फेयर में है, वायुमंडल में है। बहुत ही आसान है। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, ये याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न बनेगा तो बहुत से स्टूडेंट गलत करके आएंगे। याद रखिएगा जिसको हाईलाइट किए, नोबल गैसेस में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, रेडॉन, ठीक है, याद रखिएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, किसका है, अब आपको पता है वायु में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन का है, 78%। एक चीज यहां पर आप याद रखिएगा, जैसे वातावरण में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इसको पेड़ पौधे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो पेपर में प्रश्न पूछता है कि नाइट्रोजन को किस फॉर्म में प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, तो आप याद रखेंगे नाइट्रेट, ठीक है, ये पूछा जाता है पेपर में प्रश्न, साइंस में ये प्रश्न पूछा जाता है, नाइट्रेट, ठीक है। अब अगला देखते हैं, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका, नाइट्रोजन का। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो वह गैस जिसकी कमी होगी वो कौन सा है, ऑक्सीजन। क्योंकि क्यों है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, जो हमारे प्लांट्स हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य किरणों के प्रेजेंस में, ठीक है, उनकी उपस्थिति में क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं और हमारे वातावरण में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर सारे हरे पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो हमारे वातावरण में किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, और बढ़ेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो तो हर जगह से निकल रहा है। तो ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए पेड़ों की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसकी कमी हो जाएगी, क्या समाप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट देखिए क्लास, यहाँ पर वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे वायु का प्रदूषण नहीं बन, हम और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, ठीक है। यहां पर आपको दिया गया था कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेस के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलती है, श्वसन में। आपको पता है जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर जैव पदार्थों के अपक्षय में जब भी डिकम्पोजिशन होता है, डिके होता है, कोई भी चीज सड़ती है, तो उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में रिलीज होता है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसी तरीके से हमारी जो मोटर व्हीकल हैं, जो गाड़ियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। तो सोर्सेस के बारे में पूछा गया था। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है या अपने मूल रूप में पाया जाता है, कहां पर, हीरा कार्बन है, ग्रेफाइट कार्बन है, ठीक है। तो यही प्रश्न था, तो याद रखिएगा क्या बोला गया, अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरा में। अगला देखिए, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। अब यहाँ पर क्लास ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। यहाँ पर जो और चीजें दी गई थी वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स थे, ठीक है। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका
कंज्यूम होता है, रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बढ़ाया जाता है। ठीक है, अपक्षय का विचार संबंधित है, अपक्षय मतलब संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। आपको पता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं समय के साथ वो डिके करती हैं, सूक्ष्म कणों में विभक्त होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला वो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है। अब देखिए क्लास, जब ये प्रश्न पूछा गया था मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी की घटना चक्र में भी बताया था कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है गरीबी कम करने का, वहां पे ऑप्शंस दिए गए थे। लेकिन अब हमने जब से 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की है, तब से पॉवर्टी को भी एलिमिनेट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, सतत विकास से रिलेटेड है, और सतत विकास ऑटोमेटिकली आपके पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि गरीबी कम करके हम पर्यावरण को बचा सकते, नहीं, गरीबी कम करके हम पर्यावरण को हाँ बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे सतत विकास का एक लक्ष्य है, ये पहला लक्ष्य है ये। ठीक है, और सतत विकास की हम बात कर रहे हैं तो सतत विकास का मेन पर्पस क्या है, पर्यावरण को संरक्षण देना। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला देखते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? 1986 में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। पर्यावरण बनता है, मैंने आपको बताया था पर्यावरण में आपके जैविक घटक, अजैविक घटक, भू आकृतिक घटक सब इसमें होते हैं। जो भी चीज आपको घेरी हुई है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो आपके पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं। ठीक है, यहां पे फिर से पढ़ते हैं हम इसको। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। ठीक है, ये प्रश्न था आपका, नियंत्रक के रूप में। अगला हम देखें, धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम प्राकृतिक संसाधन को बचाने की बात कर रहे हैं ना, हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, कि जो भी हमारे प्रकृति द्वारा हमको जो संसाधन दिए गए हैं हम उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे। ठीक है, अगला देखते हैं, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। मैंने आपको बता दिया, वो सतत विकास कहलाता है, धारणीय विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, जिसकी की बात ब्रंडलैंड रिपोर्ट में 1987 में पहली बार की गई थी। आवर कॉमन फ्यूचर इसका थीम था। ठीक है, अगला देखते हैं, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था सतत विकास। ठीक है, अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। वे हैं कुल कितने हैं? 17 हैं, अभी हमने देखा। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का, जिसके के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, और भारत की रैंक क्या है? 112वीं है, याद रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है कहां पर? जिनेवा में है। ठीक है, यहां पर देखिए, विश्व मौसम विज्ञान अभी समय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ था 23 मार्च 1950 में। यूनेप की अगर हम बात करें तो यूएनईपी जो लिखा है यहाँ पे, यूनेप या यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी में है। सारे पॉइंट्स को देखते चलिए, मैं टिक लगाते हुए चलती हूँ। हमने इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अब यहाँ पर देखिए कि यूनेप की बात की गई है, ठीक है, यूएनईपी की, जिसको कि हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। ठीक है, 1972 में ही कौन सा आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, याद रखिएगा सब। ईपीए का पूर्ण रूप है क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा गया है तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अगला देखते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, जिसकी की स्थापना कब की गई थी? 2 दिसंबर 1970 में। ठीक है, याद रखिएगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 2 साल पहले, ठीक है, 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके 2 साल पहले 1970 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का गठन किया गया था।
NEA से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? एम्स्टर्डम में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, अब यहां पर देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है वो एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, याद रखिएगा, ये एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। ठीक है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आप इको मार्क की बात करेंगे, जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली आपके आइटम्स हैं उनको इको मार्क दिया जाता है, ये मैंने डिस्कस किया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा क्लास, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा इको मार्क दिया जाता है, और ये कब से दिया जा रहा है? 1991 से। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इको मार्क में किस तरीके की इमेज रहती है? मटके की इमेज रहती है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। देखिए, फिर धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई है, धारणीय कृषि की बात की गई है, का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ठीक है, गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। यहाँ पर क्या है, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बची रहे। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब हम लैंड को इस तरीके से यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इस तरीके से कर रहे हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो आपकी बनी रहे, ऐसा ना हो कि वो बंजर हो जाए। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है 2014-15 से। ठीक है, अगला देखिए, भारत में हरित गृह कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला जो प्रथम राज्य था वो कौन था? वो पंजाब था। यहाँ पे कथन कारण पे बेस प्रश्न था, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, कारण है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। देखिए क्लास, यहाँ पर स्टेटमेंट ए और आर दोनों, एजर्शन और रीजन दोनों ही सही है। ठीक है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, मतलब ये आपका सही एक्सप्लेन कर रहा है। अगला देखिए, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? बताइए किसके लिए हानिकारक है? क्योंकि आपको पता है जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट जो है उससे इफेक्ट होगा। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है, जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए हानिकारक है, सस्टेनेबल संतुलित विकास के लिए हानिकारक है, सभी के लिए हानिकारक है। तो आप इस तरीके से ये प्रश्न पूछा था तो डिस्कस कर लिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, एनजीटी की बात की गई है, अधिनियम 2010 में आया था, अभी हमने डिस्कस किया एनजीटी कब आया था? 2010 में। भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे वो कौन सा था? तो ये स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप था, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। राइट टू लाइफ आपको पता है ना किस आर्टिकल में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? 21 आर्टिकल 21 में बोला गया है। और राइट टू लाइफ में आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, पर्यावरण भी आपका होना चाहिए। तो यही लिखा, स्वस्थ पर्यावरण की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात की गई है, एनजीटी की बात की गई है। तो यहाँ पर ये जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जो एनजीटी के अध्यक्ष थे वो आपके जस्टिस आदर्श गोयल थे। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है कि अभी के प्रेजेंट के एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? कहां बताएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। कब? 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं आपके WM एडम, ठीक है, WM एडम। ये मैंने डिस्कस भी किया है आपसे ये सब चीजें। अगला देखते हैं, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या था? धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। कहां पर? रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में। आपको पता है रियो दी जेनेरियो में जो पहला समिट था वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था? रियो समिट 1992 में, जिसको कि हम अर्थ समिट कहते हैं। इसी के 20 साल बाद +20, ठीक है, 20 साल बाद इसको Rio+20 कहते हैं। क्यों? क्योंकि 20 साल बाद 2012 में फिर रियो दी जेनेरियो में आपका एक समिट हुआ।
पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। अब मैंने आपको बताया 1992 में आपका पहला रियो समिट हुआ था। अब इसमें 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1997। तो यही प्रश्न आपका था। ठीक है, अब यहां पर देखिए 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था, जिसको कि हम रियो +5 कहते हैं। कहां पर किया था? न्यूयॉर्क में किया था। अगला देखते हैं, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, वो क्या है? सतत विकास है, धारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यहां पर देखिए वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, वो कौन सी है? क्लब ऑफ रोम। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः बनी होती है किससे? सेलुलोज से। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पेक्टिन के कारण। ठीक है, किससे चिपके रहते? किसके कारण? पेक्टिन के कारण। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न है ये। ठीक है, फिर देखिए पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। मैंने फिर यही सब चीजें डिस्कस की, अब आप इसको समझ गए। पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। अब आप बताइए अपकर्ष की बात यहाँ पे की, आपको पता है पर्यावरण क्या है। अपकर्ष की बात करेंगे तो पूर्ण रूप से निम्नीकरण की बात करेंगे हम। जो उसके गुण है वो आपका समय के साथ आपके खत्म हो रहे हैं। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। किस संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। सब कहीं ना कहीं इन सब में हम कहीं ना कहीं पर्यावरण संतुलन की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। चाहे वो वन नीति हो, चाहे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल एक्ट हो। ठीक है, औद्योगिक नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो। अगला देखते हैं, जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है कौन? GEF, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब हुई थी? अगर पेपर में पूछे तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना आपके रियो समिट में हुई थी। ठीक है, रियो समिट याद रखिएगा, जिसको कि हम अर्थ समिट कहते हैं। और ये कब हुई थी? 1992 के दौरान। अगला देखते हैं हम, UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री फंड उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? GEF कराता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इनको फंड आपके देता है, किसको? लीस्ट डेवलप कंट्रीज को। अगला देखते हैं, स्पेशल क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई थी। तो ये COP7 की बैठक में मराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। ठीक है, वर्तमान में GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का मुख्यालय कहां पर है? तो आप याद रखेंगे नाओका इशी में। अगला देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को हम अम्ब्रेला विधान भी कहते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, छाता विधान। अगला देखिए, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया था क्या? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किस एक्ट के थ्रू किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के थ्रू। अगला देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसको कि हम अनुमोदन समिति कह रहे हैं, ठीक है, का नाम बदल दिया गया है अनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्द के स्थान पर। जहां कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाएंगे। ठीक है, अब क्या है वो? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। बोला गया है कि अब उसका नाम बदल के क्या हो गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदलकर अब हो गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग के फाउंडर कौन है? ठीक है, मासानोबु फुफुका। ठीक है, जापान के हैं ये। पर्यावरण संरक्षण के ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? ग्रीन आर्मी की बात सबसे पहले किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने की थी। अब हम पारिस्थितिकी से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे।
10% लॉ के बारे में आपने सुना होगा। 10% नियम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? एनर्जी से रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है फूड चेन में। मैं इसको बता दूं, यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो फूड चेन है, ठीक है, हम फूड चेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं। पिरामिड, एनर्जी पिरामिड में ड्रॉ कर रही हूं। ये क्या है? ये एनर्जी पिरामिड है, ठीक है। एनर्जी पिरामिड इस तरीके का होता है, अपराइट होता है, सीधा होता है एनर्जी पिरामिड। पेपर में पूछा जाता है कि एनर्जी पिरामिड सीधा होता है कि उल्टा, तो आप याद रखेंगे एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ठीक है, कभी भी उल्टा नहीं होता है एनर्जी पिरामिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे हम जाते हैं, ठीक है, तो जो एनर्जी आपकी लॉस होती है, 90% ऊर्जा लॉस हो जाती है, खाली 10% ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती है। ये माइनस और खाली 10% आपकी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। ये याद रखिएगा, यही एनर्जी लॉ होता है। जब हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं तो 90% जो ऊर्जा है, ठीक है, जो इनिशियल लेवल पे, जो प्रोड्यूसर पे, जो पादप के पास है ऊर्जा, वो आपकी लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में। खाली 10% ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। अब आपको पता है स्वपोषी जो कि अपना भोजन खुद बना रहे हैं, जिनको कि हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं, ठीक है, उत्पादक बोल रहे हैं, और वो क्या होते हैं? वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। अगला देखते हैं, परपोषी। परपोषी विषम स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है। अब बताइए, प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद प्रोड्यूसर होते हैं आपके, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, ठीक है। फिर उपभोक्ता में भी आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। अब कहा जाता है कि पेड़ जो है वो आपके क्या है? वो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ये आपको पता है, उत्पादक हैं, वो उत्पादक कर रहे हैं। फिर दूसरा जो आपके होते हैं वो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि खा रहे हैं किसी चीज को, जो डायरेक्टली आपके प्लांट्स को खा रहे हैं, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जैसे घास है, घास को ग्रास ऊपर खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को चील खा रही है, ठीक है, नहीं, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को चील खा रही है। तो ये पूरा फूड चेन होता है ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। अभी मैंने आपको बताया 10% लॉ वाले में कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाएंगे तो खाली 10% एनर्जी आपकी ट्रांसफर होगी, बाकी 90% ऊर्जा लॉस हो जाएगी। कुछ कारणों यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बोरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। अब आपको पता है जो बटरफ्लाईज हैं, जो तितलियां हैं, वो पॉलिनेशन का काम करती हैं। जो बीजें छोटी छोटी होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर गिराती हैं, उसकी वजह से पेड़ पौधे निकलते हैं, तो हो सकता है उनके में गिरावट हो। और इन्हीं के कारण मकड़ियां और पक्षियों की भी संख्या में, क्योंकि बहुत सी ऐसी पक्षियां हैं जिनके की भोजन का कार्य करती हैं तितलियां, ठीक है, वो तितलियों को खाते हैं। अब तितली खत्म हो जाएगी तो उनको भोजन मिलना कम हो जाएगा। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच में। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, वो है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, ठीक है। फिर देखिए, अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था और वो कौन सा था? ओकियोलॉजी, ठीक है, ओकियोलॉजी याद रखिएगा। अर्नेस्ट हैकेल का नाम भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है ओकियोलॉजी टर्म किसके द्वारा दी गया है, तो आप याद रखेंगे किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा इसको दिया गया है। और जब भी हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये वातावरण और जो समुदाय हैं उनके बीच के संबंध की रिलेशन की बात करते हैं। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह बताया था किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने, अभी हमने डिस्कस किया है। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना
एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। या बताया था, या किसने बोला था कि पारिस्थितिकी जो है, जो इकोलॉजी है, प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, तो ये किसने दिया था? ये आपका यूएन ओडम द्वारा दिया गया था। ओडम का नाम याद रखिएगा, पूछा गया है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की बात की गई है, इकोसिस्टम की बात की गई है, पारिस्थितिकी तंत्र की बात की गई है। इसको किसने, इस संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो आप याद रखेंगे टांसले द्वारा। तो अर्नेस्ट हैकेल का नाम याद रखिएगा, ओडम का नाम याद रखिएगा, यहाँ पे टांसले का नाम याद रखिएगा। इकोसिस्टम की जब बात करेंगे तो हम टांसले की बात करेंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए बायोकोनियोसिस, ठीक है, बायोसिनियोसिस जो है ये कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने इसको दिया था विचारधारा। ये प्रकृति एक कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिक तंत्र में। आपको पता है सिस्टम है तो सिस्टम में इंटरेक्शन होगा, ये चीज याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, या एक बंद तंत्र है। क्लास एक चीज याद रखिएगा, इकोसिस्टम आपका बंद तंत्र नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? ओपन सिस्टम है ये, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है। यहाँ पर आपके जो स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है, जो फूड चेन है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। अगर ये बंद होता तो इसमें इतने रैपिडली चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जीवों का समुदाय और साथ ही वह वातावरण जिसमें वह रहता है। इकोसिस्टम की जब भी हम बात करेंगे तो जैविक घटक अजैविक घटक के बीच में जो संबंध है, जो इंटरेक्शन हो रहा है, उसको ध्यान में रखिएगा। सिस्टम है ना एक, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं पारितंत्र का, इकोसिस्टम का। कृत्रिम पारितंत्र है। अब कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात की गई है। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में खेत आएगा। क्यों खेत आएगा? क्योंकि खेती हम और आप करते हैं। ठीक है, नेचर नहीं करता है खेती। तो ये चीज याद रखिएगा, ये एक कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है धान का खेत, खेती हम लोग कर रहे हैं। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। अब बताइए, घास मैदान, ग्रास लैंड, ठीक है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सब किस में आएंगे आपके? ये सब आपके लैंड इकोसिस्टम में आएंगे। ठीक है, झील, नदियां तथा समुद्र किस में आएंगे? ये आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएंगे, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आएंगे। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। ठीक है, वहन क्षमता क्या है? किसी चीज की आप कितना सहन कर सकते हैं, तो वही इकोसिस्टम के साथ भी है। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है बायोटिक पोटेंशियल, जैविक विभव। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिग्स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं पारिस्थितिक कर्मता। ये आपने सुना होगा नीच की, जब हम बात करते हैं नीच की। नीच मैंने आपको बताया था, नीच क्या है? आपकी फैमिली जहां पर रह रही है, जो आपका घर है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हैबिटेट। हम जहां रहते हैं, हमारा जो घर है वो हमारा हैबिटेट है, हम वहां रह रहे हैं। ठीक है, हमारे हैबिटेट में हमारे जैसे हमारे मम्मी पापा भैया दीदी सब लोग हैं। ठीक है, सर है। अब हर इंसान का अपना एक रोल है। ठीक है, पापा का एक रोल है, फादर है। ठीक है, ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी है ऑफिस जा रही है, घर का भी काम देख रही है, भाई बहन है झगड़ा करने के लिए। तो सबका अपना अपना एक काम है, सबका अपना अपना एक फंक्शनल रोल है। तो याद रखिएगा, जब भी हम नीच की बात करेंगे, नीच में हम हमेशा फंक्शनल रोल की बात करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि अगर कोई आपसे पूछे क्या किसी दो स्पीशीज का नीच जो है वो सेम हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं सेम हो सकता है। क्यों? जिस तरीके से एक ही बॉडी है, हम कहते हैं ना एक ही पीस हूं मैं, ठीक है, और वो काम मेरा है, उसी तरीके से नीच में भी हर स्पीशीज का अपना नीच होता है। फंक्शनल रोल से समझ लीजिएगा। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र। ठीक है, ओशियन। सबसे पृथ्वी की बात की गई है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम। पानी पानी ही तो दिखेगा। हमारी पृथ्वी किस रंग की है? नीली रंग की है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर पानी है। पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है कितना? लगभग 97% भाग पर। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। सब इंपॉर्टेंट है,
देखते चलिएगा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अब बताइए बनाने में क्या क्या, आप वृक्ष लगाइए, बार बार कहा जाता है, वाटर को कंजर्व करिए, ठीक है। तो ये सब जहां पर भी कंजर्वेशन की बात करेंगे वो सब आपके पारिस्थितिक तंत्र को कंजर्व करने के लिए। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है। किसको? सर्वाहारी को, ओमनीवोरस को। आपको पता है सर्वाहारी जो है वो मीट भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवीय घटक नहीं है। तो यहां पर जब पूछा गया था इकोसिस्टम का, तो जीवीय घटक क्या है? जिसमें भी जीवन है, पेड़ पौधे, ठीक है, पक्षी, हम, आप, हम सब में जीवित हैं हम सब, तो हम लोग जैविक घटक हैं, जीवीय घटक है, ठीक है। अब जीवन, जैसे अगर एक पत्थर ले आओ तो पत्थर में जीवन नहीं है तो वो अजैविक घटक है। मिट्टी में जीवन नहीं है, अजैविक घटक है। पानी में जीवन नहीं है तो अजैविक घटक है। वायु में जीवन नहीं है, अजैविक घटक है। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सबसे बड़ा स्रोत क्या है इकोसिस्टम में? सोर्स ऑफ एनर्जी का हमारा सूर्य, सन। पारिस्थितिक तंत्र में या पारितंत्र में खास श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वो आपकी, अब डिकम्पोजर आपकी क्या, कौन कौन से? कवक है, जीवाणु है, ठीक है। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके पोषक तत्वों का, ठीक है। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ता है कौन? अपघटक। अपघटक जो है, जो डिकम्पोजर है, वही तो ये सब काम करता है, डिके का चीजों को छोटे छोटे उसमें तोड़ना, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंदी, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ भूमिका अदा करते हैं अपघटकों का, ठीक है, डिकम्पोजर का। प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी तथा हिरण। मैंने आपको बताया प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? जो डायरेक्टली जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंज्यूम करें, टिड्डा, तितली, ठीक है, चींटी। किसी खास श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं शाकाहारी प्राणी, ठीक है, शाकाहारी प्राणी आते हैं जो कि शाकाहारी हैं आपके। देखिएगा क्लास, जब भी इस तरीके का प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राइमरी कंज्यूमर इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे तो ऑप्शंस को देख के चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर बस मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रही हूँ यहाँ पर, लेकिन जब प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब घटक डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है चींटी। क्यों? देखिए अब यहाँ पर यही चीज देखिए, चींटी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चींटी को प्राथमिक उपभोक्ता में रखा है और दूसरा लाइन मैंने डिस्कस किया है जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो मुख्यतः आपके शाकाहारी होते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा मैम लेकिन जो चींटी है वो तो खाती भी है, मतलब डिकम्पोजर का भी काम करती है, ठीक है। तो मुख्यतः बात की गई है, ये याद रखिएगा, मुख्यतः, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन मुख्यतः जो आपके जो उपभोक्ता होते हैं प्राथमिक, वो आपके क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। अब घटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों श्रेणी में चींटी आती है। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पाद को हरे पौधे से प्राप्त करते कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। खास श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। आपको पता है हम पेड़ पौधे भी खाते हैं तो प्राथमिक भी हो सकते हैं जब हम डायरेक्ट खा रहे हैं, शाकाहारी हो गए, हर्बीवोरस हो गए, और हम द्वितीयक भी हो सकते हैं जब हम मांस पे, ठीक है, बकरे को काट के खा रहे हैं, मुर्गे को काट के खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए साग सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता है जबकि मांसाहारी होने की श्रेणी में वह द्वितीयक उपभोक्ता है। डिस्कस कर लिया हम लोग ने। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, समुद्र की बात की गई है यहाँ पे, तो ठीक है। समुद्र में आपके क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। जो छोटे छोटे आपके प्लैंक्टॉन्स होते हैं, प्लांट्स मतलब जो होते हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं, और जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जू प्लैंक्टॉन कहते हैं, ठीक है। जो जू होता है यहाँ पे, फाइटो मतलब, ठीक है, याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में उत्पादक घटक है हरे पौधे, ये तो डिस्कस कर ली है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में उत्पादक घटक है हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप, सब डिस्कस किया है। पौधे हरे रंग के लवक की सहायता से करते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, जिसको कि हम क्लोरोफिल कहते हैं। जैविक घटक में शामिल होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है हरे पौधे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, घास जो है वो आपका उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। मेढक द्वितीयक
उपभोक्ता है और जो सर्प है वो तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं खाद्य। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रभाव होता है यूनिडायरेक्शनल। मैंने आपको बताया है जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होगी। ठीक है, एक ही तरह होगी। जो पिरामिड होगा एनर्जी का वो अपराइट होगा, एकदम सीधा होगा और खाली 10% ऊर्जा आपके एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर होगी। आहार श्रृंखला का निर्माण करता है क्या? घास, बकरी तथा मानव सब। इसमें आपको कई चीजें दी गई थी तो वहां पढ़ता, ये एक एग्जाम्पल है, इसको छोड़ दो। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। देखिए यहाँ पे जीव भार की बात की गई है, बायोमास की बात की गई है। तो बायोमास में क्लास, ठीक है, नंबर्स की नहीं बात की गई है, बायोमास की मतलब ड्राई वेट की बात की गई है। तो ये जो पिरामिड है वो उल्टा कहाँ हो जाता है? तालाब में हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब तालाब में जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, छोटी छोटी मछलियां हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर लो। ठीक है, एक जगह इकट्ठा कर लो। अब एक जगह इकट्ठा करने पर उनका जो ड्राई वेट है उसको निकालो, और जो यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियां उनको एक जगह इकट्ठा कर लो और इनका ड्राई वेट निकालो, बायोमास निकालो। तो आप पाओगे जो बड़ी मछलियां भले वो संख्या में कम हैं लेकिन इनका जो बायोमास है वो ज्यादा है। इसी वजह से जो पिरामिड सीधा होना चाहिए वो उल्टा हो जाता है। लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करेंगे तो ये पिरामिड आपका सीधा भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों की प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को कहते हैं जीव भार का पिरामिड। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। स्थलीय की बात कर रहे हैं हम लोग, लैंड इकोसिस्टम की, तो यहाँ पे अपराइट ही होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? कहां पर? सांप में। ठीक है, आपको पता है डीडीटी की बात हमेशा हो रही है। अभी हम देखिएगा यहाँ पर, देखिए जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? जैसे आपने क्या किया, कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड ले जाके छिड़क दिया। ठीक है, अब यही पेस्टिसाइड आपका जो छोटे छोटे जीव हैं वो उसको खा रहे हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे जीव को बड़ा जीव खा रहा है, लेकिन जब बड़ा जीव उन छोटे छोटे जीव को खाएगा तो वो एक छोटे जीव को थोड़ी खाएगा, वो कई छोटे जीव को खाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से जब आप ऊपर जाएंगे तो उनकी बॉडी में जो केमिकल्स उसमें स्प्रे हुए, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अब समझो घास का मैदान है। ठीक है, घास के मैदान में आपने ले धम 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 करके खूब केमिकल छिड़क दिए, पेस्टिसाइड छिड़क दिया। अब ग्रास ओपर ने क्या किया? उस ग्रासेस को खाया। अब ग्रास ओपर ने अगर उस ग्रासेस को खाया और हम मान के चल रहे हैं कि उसकी बॉडी में एक क्वांटिटी का केमिकल गया, तो अब जो मेढक है जब ग्रास होपर को खाएगा तो खाली एक ग्रास होपर को तो खाएगा नहीं, वो 10 ग्रास होपर को खाएगा। और 10 ग्रास होपर को खाने का मतलब उसमें जो केमिकल है उसकी मात्रा 10 गई है। फिर उस मेढक को, सांप एक मेढक को तो खाएगा नहीं, वो भी 100 मेढकों को खाएगा, तो उसके भी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। तो फूड चेन में जो सांद्रता है ना, जो सांद्रता मतलब जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। ये चीजें आती जब कुछ प्रदूषक श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और उत्तकों में जमा होते, ये बॉडी में एक्यूमुलेट भी तो हो रहा है, जमा भी तो हो रहा है, तो उसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं जैव निम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पारिस्थितिक मित्र नहीं है। यूकेलिप्टस जो है उसको हम लोग पारिस्थितिक मित्र नहीं कहते हैं। ठीक है, जो यूकेलिप्टस है ना उसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है, उसकी जड़ें नीचे होती है। ठीक है, तो बोला जाता है कि पानी पूरा सोख लेता है। यूकेलिप्टस को उसकी अधिक, देखिए आ गया, अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है पर्यावरण शत्रु। वृक्ष जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है वो है यूकेलिप्टस। लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। मैंने आपको बताया है 2 तरीके के आवास होते हैं, लैंटिक और लोटिक। लोटिक मतलब, ऐसे मैंने याद करा था कि लोटिक मतलब लोट रहे हो, लोट रहे हो, लोट रहे हो, तो मतलब जब पानी आपके फ्लो में हो तो उसको हम लैंटिक कहते हैं। ठीक है, सॉरी उसको हम क्या कहते हैं? लोटिक कहते हैं, लोट रहा है, लोट रहा है। ठीक है, लैंटिक मतलब लेट गए, एक ही जगह बस लेट गए, तो उसको हम लैंटिक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे तालाब, तालाब में आपका पानी का मूवमेंट थोड़ी ना, तालाब एक जगह है उसमें पानी है, दलदल एक जगह पानी है, तो ये लैंटिक हो गया। लोटिक में क्या हो गया? रिवर हो गया, पानी का मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से पानी दूसरी जगह लौटते हुए जा रहा है।
चलिए, स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। अब लैंटिक में और कौन कौन सा आ जाएगा? वेटलैंड आ जाएगा, आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय। बहते जल के आवास जिसको कि हम लोटिक आवास कहते हैं, इसमें आपका नदी आ जाएगा। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। अब क्लास मैंने आपको बताया है कि जब हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ मूव करते हैं ना, तो ये जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका इकोटोन। जैसे नदी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और इसके पहले जमीन थी, स्थल था, ठीक है, जमीन थी, और जमीन ऐसा तो नहीं एक का एक जमीन खत्म और नदी स्टार्ट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। धीमे धीमे जो जमीन है वो आपकी नीचे जाएगी और पानी की मात्रा आएगी। तो जब छोर पे आप रहते हो तो कम पानी रहता है, जैसे जैसे अंदर जाते हो पानी आपका बढ़ता जाता है, नदी गहरी होती जाती है। तो इसके बीच में जहां पर कम पानी भी है, जहां पानी भी है और जमीन भी है, ठीक है, इस तरीके से वो आपका क्या होता है? इकोटोन कहलाता है, एक ट्रांजिशन जोन है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है महासागर। महासागर जो है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। क्यों स्टेबल इकोसिस्टम है? क्योंकि अभी महासागर में सबसे कम ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ठीक है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र, हमने डिस्कस कर लिया। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया था गैसीय चक्र में, सब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है प्रौद्योगिक प्रबंधन का। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययता है। यह आंदोलन का नारा किसमें था? ये आपका चिपकू आंदोलन में था, ठीक है। आपको पता है चिपकू आंदोलन की बात, जिसमें पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया था? पेड़ों को हक कर लिया गया था, अगर पेड़ों को काटना है तो पहले हमें मारिए, तब हम पेड़ों को काटने की अनुमति देंगे। तो ये किसमें हुआ था? चिपकू आंदोलन में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सब याद होगा आप लोगों को। चलिए, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया था कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है? अपिको आंदोलन है, जो कुछ चिपकू आंदोलन की तरह ही था। चिपकू आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, पेड़ों को बचाने से। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है। इकोसिस्टम का प्रयोग जो है सबसे पहले ट्रांसले ने किया था, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन है? जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं। और पेड़ हैं, पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद तैयार करें, ऑटोट्रॉप्स हैं। ये चीज यहाँ पर एक लाइन दी गई थी इस प्रश्न में कि जो इकोसिस्टम है वो आपका बंद है, क्लोज सिस्टम है, जो कि गलत था। इकोसिस्टम जो है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो एक ओपन सिस्टम है, ठीक है, एक ओपन तंत्र है, याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? टांसले ने किया था, याद रखिएगा, एजी टांसले ने। अगला देखिए, सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों का सड़ा गला कर वियोजित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम सही है, तो सबसे ज्यादा जो आपके जो बायोडायवर्सिटी है वो मैंग्रोव्स में पाए जाएंगे, फिर घास मैदान में, ठीक है, फिर झील में, फिर महासागर में, ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्पादकता की बात की गई है, प्रोडक्टिविटी की बात की गई है। मैंग्रोव जो है ना क्लास, मैंग्रोव अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल साइड में आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे, ठीक है, पानी रहता है, उसके ऊपर पेड़ों की जड़ें भी दिखती है, तो वो मैंग्रोव्स है, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी, सही बात है। जहां पे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है वहां पे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला से एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, ठीक है, एक दूसरे के आहार द्वारा होती है। आपको पता है पोषण, ठीक है, फूड चेन में क्या है, एक किसी का भोजन है, ऐसे चलता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है, जिसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय, अभी मैंने बताया है यूनिडायरेक्शनल होगा फ्लो ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, या एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है, ठीक है, हो सकती है ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार से। जो एनर्जी लॉ है उसके पहले नियम के अनुसार से, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म, ठीक है। जैसे आप सुनते हैं साउंड एनर्जी को
हमने मतलब जैसे लाइट एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, वही बात है। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारियों द्वारा स्वागृत हो पाता है, लगभग 10%। वही जो मैंने आपको बताया है क्लास, स्वर्गीकृत हो पाता है। वही जो मैंने आपको एनर्जी लॉ बताया है कि 10% एनर्जी की ट्रांसफर होती है, -90% आपकी मतलब माइनस हो जाती है। सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट नेस ने किया था, याद रखिएगा। पारिस्थितिक निषेध, जिसको कि हम नीच बोलते हैं, की संकल्पना की प्रतिपादिकता किसने की थी? ग्रिनेल ने की थी, याद रखिएगा क्लास। ग्रिनेल, नीचे गिर तो ग्रिनेल, ठीक है, नीचे गिर तो याद रहेगा। पारिस्थितिकी पद छाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टर, ग्लोबल हेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद एक मनुष्य के जीव को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप, ठीक है। इसको फुटप्रिंट कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। अविवेकशील जीवन शैली, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि का आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, बढ़ा देती है पदछाप के आकार को, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न है ये सब। भारत वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1986 में। जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिनियम लागू किया गया है कब? 2006 में, ठीक है, जिसको कि वन अधिकारियों को मान्यता कब मिली? 2006 में, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया है? 1980 में, याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के मुख्य वर्गों का वर्णन करता है, व्यवस्था का करता है, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। वह जो समर्थन सेवा है, समर्थन सेवा में आपके कौन सा आएगा? पोषक चक्रण आएंगे, फसल परागण आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न है क्लास से, बायोनॉमिक से के संबंध में सही है। बायोनॉमिक मतलब क्या होता है? यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, सिनोनिम्स है, ठीक है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। अगला देखते हैं हम, बायोवानिकी अर्थात बायोनॉमिक शब्द बायो और नॉमिक शब्दों से मिलकर बना है, वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। बायो शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया, जीवन होता है, जीव होता है, लाइफ होती है। जबकि नॉमिक्स जो है वो आपका एक ग्रीक शब्द है जो कि बना है नोमोस से, ठीक है, जिसका की अर्थ क्या होता है? लॉ होता है। और बायोनॉमिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जीवन के नियम। तो अब समझ में आ गया होगा। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है पिकोलाइन। पिकोलाइन घनत्व, किसी के जल के घनत्व प्रवणता को दर्शाती। किसी जल निकाय में लवणता, लवणता को क्या? हेलो क्लाइन, ठीक है, याद रखिएगा। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तित होता है थर्मोक्लाइन में। तो थर्मो, जहां पे भी थर्मोमीटर, थर्मो शब्द है मतलब टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र में पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें घोषित किया जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के थ्रू। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को किया गया है विनियमित, ठीक है, ये चीज याद करिए, रखे रहिएगा। तो पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र आपको पता है किस एक्ट के थ्रू डिक्लेयर किए जाते हैं? EPA एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू। यहाँ पर पूरी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउड भी होती है। घास स्थलों में वह पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वह है जल की सीमाओं एवं आग के कारण। देखिए क्लास, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जब आप ऑप्शंस देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही कहलाता है पारिस्थितिक अनुक्रमण। मैंने आपको बताया था इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात यहाँ पे हो रही है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे इमेजिन करो, एक कोई जमीन है, उस जमीन पर बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है। एक समय पर मिलियन ऑफ ईयर्स पहले वहां पे बड़े बड़े पत्थर थे, धीमे धीमे डिके हुआ, ठीक है, वो टूटे, अब छोटे छोटे पत्थर में वो टूटने लगे। जब वो छोटे छोटे पत्थरों में टूटने लगे, वहां पे मिट्टी बनी तो कहीं से मॉइस्चर आया, वहां पे छोटे छोटे प्लांट्स उगे।
अब समय के साथ धीमे धीमे समय के साथ ये चीजें हो रही है। छोटे छोटे प्लांट्स को थोड़ी बड़ी बड़ी ग्रासेस ने रिप्लेस किया, फिर और समय बीता, बड़ी बड़ी ग्रासेस को प्लांट्स ने रिप्लेस किया, फिर और समय बीता, वहां पर पेड़ निकलने, बड़े बड़े पेड़ निकलने लगे और एक समय ऐसा आया वहां पे पूरा फॉरेस्ट बन गया। तो ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन है, जो चेंजेस आ रहे हैं समय के साथ। लेकिन याद रखिएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन एक बहुत समय लेता है ये प्रोसेस, ठीक है। वहां जहां पर एक पहले बड़े बड़े ईंटें थे, अब वहां पर पूरा फॉरेस्ट हो गया, ग्रीनरी हो गई, तो ये एक समय लेगा काफी, तो उसी की बात की गई है। अगला देखते हैं, यहाँ पर जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, ठीक है। नवीनीकरण, प्रवास, स्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, ये मैंने आपसे डिस्कस किया है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्लास में। अब देखिए क्लास यहाँ पर दिया गया 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया गया था तथा अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? एफ क्लेमेंट द्वारा। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात हो रही है। अब जैव विविधता से रिलेटेड चीजों को देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सेतु, ठीक है। याद रखिएगा क्लास, जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इन सेतु होता है और एक्स सेतु होता है। इन सेतु मतलब जहां पर ये आपके जो भी स्पीशीज हैं, जहां पर आपके पाए जाते हैं वहीं पर हम उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जैसे नेचुरल आपका ये एग्जाम्पल सुनिएगा यहाँ पर, जैसे आपका क्या हो गया? नेशनल पार्क हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। नेशनल पार्क में क्या होता है? जहां पर ये जीव जंतु आपके हैं, पेड़ पौधे जानवर हैं, वहीं पर हम नेशनल पार्क बना देते हैं और उनको हम वहीं पे कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन सेतु, ठीक है। जब हम उनको वहां से लाकर दूसरी जगह, जैसे बोटेनिकल गार्डन, कोई स्पीशीज है प्लांट की, वो आपकी कहीं पाई जाती थी, हिमालयन रीजन में पाई जाती थी, उसको हम कहाँ पर? लखनऊ में नेशनल बोटेनिकल गार्डन है, वहां ले जाके रखे और वहां पे हम उसको प्रोटेक्ट करें, उस पर रिसर्च करें, तो वो एक्स सेतु कहलाएगा, ठीक है। जू, जहां पे आपके जानवर पाए जाते हैं, शेर भी पाया जाता है, चीता भी पाया जाता है, फिर उसके बाद हाथी भी पाया जाता है, तो वो कहीं और थे, उनको जू में लाके रखा गया है और वहां पे उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है। तो इन सेतु एक्स सेतु, ठीक है। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार में से खतरा ना हो, प्रकृति के संरक्षण को, ठीक है। ट्रैफिक की बात की गई है। ट्रैफिक की स्थापना कब हुई थी? 1976 में की थी और ये एक रणनीतिक गठन है किसका? WWF और IUCN का, याद रखिएगा। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी में जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में किसके द्वारा किया गया था? अल्फा, बीटा, गामा, विटेकर के द्वारा, ठीक है। ये याद रखिएगा। डायवर्सिटी की बात की गई है, बायोडायवर्सिटी अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा बायोडायवर्सिटी मतलब क्या? हम एक स्मॉल रीजन में, एक स्पेसिफिक रीजन में हम देख रहे हैं डायवर्सिटी को। बीटा मतलब हम इसको दो इकोसिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं। हम एक सिंगल इकोसिस्टम में डायवर्सिटी को जब हम देख रहे हैं तो वो आपकी अल्फा विविधता कहलाती है, अल्फा डायवर्सिटी कहलाती है। जब हम दो इकोसिस्टम के, दो पारिस्थितिक तंत्र के विविधता को, ठीक है, डायवर्सिटी को जब कंपेयर करते हैं वो बीटा हो गया, और गामा जब हम इसकी रेंज को और बड़ा बना देते हैं तो वो गामा होता है। बस यही चीज होती है। चलिए, जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? नेचुरल हैबिटेट जो है प्लांट्स के या स्पीशीज के, उनको डिस्ट्रॉय करना, जो उनका घर है, जहां पर वो रहते हैं, जो उनका प्राकृतिक आवास है, उसको नष्ट कर देना, प्रदूषण, वनों का नाश, ये सब, ठीक है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश, ठीक है, उनके हैबिटेट को ही खत्म कर देना। प्राकृतिक संसाधन के दोहन तथा प्रौद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है किसका? जैव विविधता के ह्रास का, नेचुरल हैबिटेट के डिस्ट्रॉय होने का, ठीक है। आप किसी के घर में जाके उसका घर ही उजाड़ दो तो फिर उसका तो नाश होना ही है ना, बेचारे कहाँ जाएंगे जानवर, दूसरा घर थोड़ी बना लेंगे इतनी जल्दी। चलिए दूसरा देखिए, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राकृतिक आवास का विनाश। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है क्या?
वैश्विक तापमान, आवास का विघटन, विदेशी जाति का संक्रमण, ये सब रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी डाइवर्सिटी जो है आपकी इफेक्ट होगी, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन की वजह से भी। ठीक है, अगर कोई फॉरेन इन्वेसिव स्पीशीज आ गई तो वो भी डिस्ट्रॉय करेगी। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रॉय होना, ये चीज याद रखिएगा। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है जो कि खेत का अवैज्ञानिक तरीका है। तो ये क्या है, झूम खेती, जिसको कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, हम एक जगह खेती करते हैं वहां पर, ठीक है, पेड़ों को काट के एक जगह खेती करना शुरू किया, अब उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, वो इरोड हो गई, सॉइल इरोजन हो गया, उस जमीन को छोड़कर दूसरी जगह के पेड़ों को काटना, ठीक है, फॉरेस्ट को काटना, फिर वहां खेती करना, शिफ्ट करना एक जगह से दूसरे, इसको झूमिंग खेती भी कहते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है ईस्टर्न हिमालय। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि पाए जाते हैं कहां पर, उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में, ये चीज याद रखिएगा। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट आपके कौन कौन से हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत की सीमा और सुंडालैंड, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। अंडमान निकोबार का जो है आपका हिस्सा, वो आपका हॉटस्पॉट में आता है। हॉटस्पॉट शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, इसको भी याद रखिएगा, नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है, 1988 में। अगला देखिए, जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, हॉटस्पॉट। मैंने जब ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस किया है घटना चक्र एनवायरमेंट इकोलॉजी की। अगर आप नए हैं, आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एनवायरमेंट इकोलॉजी की जो घटना चक्र मैंने डिस्कस की है उसको जाके पढ़ लीजिएगा, तब ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। मैंने आपको बताया था वहां पे जब भी हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करेंगे, यहाँ पर 2 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वहां पे डाइवर्सिटी रिच होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज वहां पे 1000 ऑफ स्पीशीज होने चाहिए, ठीक है, जैव विविधता होनी चाहिए। दूसरा, इन पे संकट भी होना चाहिए, ठीक है, तब हम उसको हॉटस्पॉट में रखते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सिकोया है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी ना गई हो, कितने वर्षों से, 50 वर्षों से। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच, अनुवांशिक भिन्न की कमी। तो ये क्लास जब आप उसको पढ़ेंगे ना ऑप्शन में, तब होगा ये। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है व्यापक नीच, ठीक है। देखिए, अगर संकुचित नीच होगा तो ये उसके लिए संकट का विषय है, लेकिन अगर व्यापक नीच होगा तो ये उसके लिए विलोपन का उत्तरदायी नहीं होगा, विलोपन के लिए। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती है, किसमें बताइए, डेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, वनरेबल स्पीशीज, कहां पर आपके मेंशन रहते हैं, रेड डेटा बुक में। रेड डेटा बुक को कौन पब्लिश करता है, IUCN पब्लिश करता है, ये सब पता होना चाहिए। प्राणी समूह जो संकटापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आते हैं, महान भारतीय, ये तो आपका देख लीजिएगा क्लास। डेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज वाली जो लिस्ट होती है ना, वो हर साल अपडेट होती रहती है, तो उसको देख लीजिएगा। उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है बंजर भूमि का वर्णीकरण, ठीक है। आप एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, आप वन लगा रहे हैं, तो क्या उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, नहीं, जैव विविधता का ह्रास नहीं होगा, बल्कि वो तो अच्छी चीज है। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है जैव विविधता के ह्रास में, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पेड़ बनाओ, शहर बसाओ, सब में क्या होगा, पेड़ बनाओ नहीं, सड़क बनाओ, पेड़ को काटो की बात हो रही है। वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, किसे, सिक्किम को। पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है सिक्किम। जैव विविधता के साथ साथ मानव परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है, वह है जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है यहाँ पर।
जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करना है तो बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति है नहीं है, वह कौन सा है? वो वनस्पतिक उद्यान है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम एक जगह से दूसरे, जैसे बोटेनिकल गार्डन आपका हो गया ना, वहां पे हम जगह जगह से पेड़ पादप लाते हैं, पौधे लाते हैं और उनको प्रिजर्व करते हैं। क्रायो बैंक HC2 संरक्षण के लिए जो गैस समानता प्रयोग होती है वह कौन सी है? वो नाइट्रोजन गैस है, याद रखिएगा। वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है, किसमें? HC2 में। वहां पे ना उनको, जहां पे वो रहते हैं, जहां पर उनका हैबिटेट है, वहां पे उनको हम नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम उनको दूसरी जगह लाके प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती उष्ण कटिबंधीय रीजन में, ठीक है, जो आपका ट्रॉपिकल एरिया है वहां पर। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार 10 डिग्री साउथ से 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलम दशाएं पाई जाती हैं, अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है, क्योंकि इसमें, एक मिनट मैं फिर इसको पढ़ूंगी। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर रहता है क्या? उच्च तापमान, ठीक है, उच्च वर्षा तथा उच्च तापमान। यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात हो रही है। और आपको पता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, ये देखिए इस तरीके से, अगर ये इक्वेटर है हमारा, तो ये रीजन आपका ट्रॉपिकल हो गया। आपको पता है साल भर यहाँ वर्षा होती है, टेम्परेचर भी यहाँ सुटेबल होता है, तो हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है, जैव विविधता सबसे ज्यादा। जब हम पोल की तरफ मूव करेंगे, यहाँ से ट्रॉपिकल रीजन से इधर की तरफ, तो जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, वो आपकी घटती है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ठीक है, पता है आपको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, वही जो मैंने आपको बताया। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती है। अब याद रखिएगा, जब हम भूमध्य इक्वेटर की बात करेंगे तो इस रीजन में जैव विविधता मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, जैव विविधता आपकी घटेगी। अगला, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। शांत घाटी कहां पर है? केरल में है। साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वह है केरल। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है वो कौन कौन से? चिल्का, लोकटक, केवलादेव, वूलर। जो वेटलैंड वाला रामसर जो साइट्स हैं आपकी, वो आप अपडेट कर लीजिएगा एग्जाम में अपीयर होने के पहले। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है, जो कि भोज, ये तो था आपका, ये रामसर स्थल पूछा होगा और कई आपके लेक्स के नाम दिए होंगे, तो ये उस तरीके का प्रश्न रहा होगा। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, नमभूमि से, वेटलैंड से। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहां पर है? गुजरात में है। सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करें। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र, ठीक है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, यहाँ पर कोरल रीफ की बात की गई है। डीकलराइजेशन ऑफ कोरल रीफ जो हम कहते हैं, सागरीय जल के समानता जल में वृद्धि, जब टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं ओशियन के, ठीक है, जो कोरल रीफ उसमें पाई जाती हैं वो आपकी क्या होती हैं? ब्लीच होती, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ जिसको कहते हैं। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सजीवी शैवाल का मोचन और साथ ही घटती जाती है, ठीक है, का मोचन और साथ ही घटती जाती है प्रवालों की मृत्यु, ठीक है। ये इस तरीके का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा। जिनमें प्रवाल भित्तियां हैं, भारत में प्रवाल भित्तियां कहाँ कहाँ पाई जाती? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वॉल्टर जी रोजन ने। ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वॉल्टर जी रोजन ने, ठीक है। अब यहाँ पर और प्रश्न हम देखते हैं। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई।
इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसान द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। वह दवा कौन सी है? डिक्लोफेनाक सोडियम। क्लास यहाँ पे पेपर में प्रश्न पूछता है कि कौन सी मेडिसिन का जब यूज किया गया तो जो वल्चर्स थे, जो गिद्ध थे, उनकी जो पॉपुलेशन में बहुत तेजी से डिक्लाइन आया, वो था डिक्लोफेनाक सोडियम, जो कि एज अ पेन किलर का यूज करते थे कैटल्स में। ठीक है, और जब ये कैटल्स मरते थे तो जब ये जो वल्चर्स थे, जो गिद्ध थे, इनके मांस को खाते थे तो उनकी भी बॉडी में डिक्लोफेनाक सोडियम चला जाता था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु होती थी। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए मॉरिशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो गया। इसका मुख्य कारण था डोडो पक्षी की विलुप्ति। तो सिंपल है, ये तो समझ में आएगा। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड़न बलून फ्लाइंग फॉक्स क्या है? फ्लाइंग फॉक्स क्या है? एक चमगादड़ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से हम किससे जानते हैं? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक चमगादड़ की प्रजाति है जिसको कि हम ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट बोलते हैं। अगला देखते हैं, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, वो एक मैमल है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज की क्लास बहुत लंबी रही, मैं भी अब थक चुकी हूँ, तो अब थोड़ा विश्राम लेते हैं। आपको पसंद आई होगी, मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया कम समय में। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये क्विक रिवीजन सीरीज हम इसी तरीके से कंटिन्यू करें और सब्जेक्ट्स को भी कवर करें। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप ही के लिए ये सीरीज लेकर आए हैं, और अगर आप ही के लिए ये सीरीज बेनिफिट नहीं होगी तो उसका क्या मतलब? अगर आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि क्लास ये बात है कि ये सीरीज आप ही लोगों के लिए लाई गई है। तो थैंक यू सो मच। आज की सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वही आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आपका दिन मंगलमय हो।